Hello students, I am going to start linear programming series. In this series, I will explain you about all the concepts of linear programming covered under in your graduate classes. This is the first part of this series, that is LPP series part 1, and in this part I will explain you फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ऑल लीनियर प्रोग्रामिंग। एक लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। द सेकेंड, हाउ कैन वी फॉर्मुलेट अ लीनियर प्रोग्रामिंग ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम। यदि हमको कोई प्रॉब्लम दे दी जाती है तो उसकी हम लीनियर प्रोग्रामिंग कैसे बनाते हैं। तो ये दो चीज़ हम यहाँ पर सीखेंगे। बट बिफोर टू इट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द वर्ड ऑप्टिमाइजेशन। व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन? In our daily life, we face a number of situations, or we deal with such type of situations. In some situations, we get some profit, or when we make some sale, and in some situations, we have to lose, or we have to pay some cost. That cost may be of time, distance, money. Like we have to expend some money on medicines, some groceries, clothes, etc. Therefore, you see that in case of profit, we wish to maximize it, and in case of loss or cost, we have to minimize it. It is our general tendency, the maximization of profit or minimization of cost. And this is called optimization. Optimization means maximization of our profit or minimization of our cost. Now, let us understand it more clearly by taking this layman example. There are two offices, office A and office B, in some cantonment area. And there is a route R1 which is 1.2 kilometer long from A to B, another route R2 which is 1 kilometer long from A to B, and route R3 that is 2.3 kilometer long from A to B, and route R4 that is 3.8 kilometer long from A to B. So these are the four routes which can be used to go from A to B. An officer has to go from A to B. The problem है हमारी A से B तक जाना। एक ऑफिसर जाना चाहता है ए से बी तक, चार रूट उसके पास अवेलेबल है, चारों रूट्स की जो डिस्टेंसेस है वो डिफरेंट है। अब हम देखते हैं वो इनमें से कौन सा रूट सेलेक्ट करता है, एंड दैट डिपेंड्स हिज ऑब्जेक्टिव। ये उसकी ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करेगा, उसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो इफ द ऑब्जेक्टिव इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यदि उसका ऑब्जेक्टिव है कम से कम दूरी तय करके बी तक जाना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो देखिए अब उसके पास फोर रूट्स, फोर सॉल्यूशन है उसकी प्रॉब्लम के। उसकी प्रॉब्लम है ए से बी तक जाना, इस प्रॉब्लम के चार सॉल्यूशन है, लेकिन वो इन चार सॉल्यूशन में से अवेलेबल रूट्स जो है उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं R1, R2, R3, R4, एंड इन आउट ऑफ दीज फोर रूट्स जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव इज फुलफिल्ड बाय दिस रूट R2। शॉर्टेस्ट रूट क्या होगा उसका R2। तो R2 इज द बेस्ट रूट in that case that fulfills our objective. Now if we put some restrictions, again ये इसका बेस्ट रूट हो गया। अब हम कुछ रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर पुट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस रूट R1 इज ओनली फॉर वुमेन, एंड दिस रूट R2 इज ओनली फॉर क्लास 1 ऑफिसर, एंड एन ऑफिसर हु इज अ क्लास 2 एंड अ मैन हैज टू गो फ्रॉम A to B। तो अब आप देखते हैं, अब हमारा ऑफिसर क्लास 2 है और मैन है, तो इन दो कंडीशन के कारण, क्लास 2 और मैन के कारण, क्लास 2 के कारण रूट 2 उसके लिए अवेलेबल नहीं है, रूट 2 का वो यूज नहीं कर सकता, तो ये उसका सॉल्यूशन नहीं रहा। सिमिलरली मैन की वजह से, क्योंकि हमारा ऑफिसर क्या है, मैन है, तो मैन की वजह से ये जो R1 रूट है विच इज ओनली फॉर वुमेन, ये रूट भी उसके लिए रेस्ट्रिक्ट हो गया, ये रूट भी वो यूज नहीं कर सकता। तो इस तरह से अब उसके पास में जो अवेलेबल रूट्स हैं वो कौन कौन से हैं, R3 एंड R4। तो आफ्टर दीज रेस्ट्रिक्शंस ओनली
द अवेलेबल रूट्स आर R3 एंड R4। और मान लीजिए द ऑब्जेक्टिव इज सेम, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव अभी भी वही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो नाउ ही विश टू फाइंड द रूट्स विच हैज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बट आउट ऑफ द अवेलेबल रूट्स, एंड नाउ द अवेलेबल रूट्स आर R3 एंड R4। अब अवेलेबल रूट्स केवल दो ही हैं उसके पास जिससे हो जा सकता है R3 एंड R4, और उनमें से मैं आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल कौन कर रहा है, ये R3, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसी की है इन दोनों में से, तो R3 हो गया उसके पास में बेस्ट रूट इन दैट केस आफ्टर द रेस्ट्रिक्शन। और इन दो कंडीशन के अंडर जो है इन चार में से दो ही सॉल्यूशन उसके पास अवेलेबल बचे, उन्हीं अवेलेबल सॉल्यूशंस में से उसका बेस्ट सॉल्यूशन जो था वो ये R3 रहा। अगेन नाउ वी सी that how the solution is changed when the objective is changed। आइए देखो कैसे जब हम ऑब्जेक्टिव चेंज करते हैं तो कैसे सॉल्यूशन चेंज होता है। अब मान लीजिए he gets a payment at the ₹100 per kilometer। अब मान लीजिए उसी ऑफिसर को, who is a officer of class 2 officer and a man, तो उसी ऑफिसर को हम ₹100 पर किलोमीटर के रेट से उसको पेमेंट होता है। एंड नाउ हिज ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमम प्रॉफिट। अब उसका ऑब्जेक्टिव हो गया अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना। अब देखिए इन कंडीशन के अंडर, इन सर्कमस्टेंस के अंडर अभी भी उसके पास अवेलेबल रूट केवल R3 एंड R4 हैं, और लेकिन अब वो चाहता है ऐसा रूट चुनना जिससे कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। अब प्रॉफिट मैक्सिमम हो, उसको पेमेंट होता है ₹100 पर किलोमीटर के रेट से, तो R3 से यदि वो अपना रास्ता तय करता है तो उसको प्रॉफिट होगा ₹230 at this rate of ₹100 per kilometer, and if he uses the route R4 then he'll get a profit of ₹380, and now the objective is to maximum the profit। अब उसका ऑब्जेक्टिव या उसका उद्देश्य अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना। तो अब आप देखते हैं अब आपका प्रॉफिट कौन से रूट से हो रहा है, R4 से। तो R4 इज द बेस्ट रूट इन दैट कंडीशन बिकॉज इट मैक्सिमाइजेज इट्स प्रॉफिट, दैट इज 380। तो आपने देखा कि जब आपके पास में ऑब्जेक्टिव बदला तो उसका सॉल्यूशन भी बदल गया। उसका बेस्ट सॉल्यूशन था, वो उसके पास जो अवेलेबल सॉल्यूशन थे उनमें से उसने बेस्ट सॉल्यूशन निकालने के लिए कोशिश की, एंड दैट बेस्ट सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन हिज और हर ऑब्जेक्टिव, एंड देयरफॉर these best solutions are called optimal solution। what is optimal solution? best favorable solution under available circumstances। जो भी सर्कमस्टेंसेस है, जैसे हमारे पास यहाँ दो सर्कमस्टेंसेस थे, क्लास 2 था, मैन था, तो इन्हीं कंडीशन में जो अवेलेबल रूट्स बचे उन्हीं में से हमें क्या ढूंढना था, बेस्ट फेवरेबल सॉल्यूशन जो हमारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करे, तो वही कहलाता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। जैसे इस केस में था R3 ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जब आपके पास में यहाँ पर ऑब्जेक्टिव था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और जब आपका ऑब्जेक्टिव हुआ मैक्सिमम प्रॉफिट, तो ये हो गया आपके पास में ऑप्टिमल सॉल्यूशन। एंड ऑप्टिमाइजेशन, अगेन ऑप्टिमाइजेशन इज द स्ट्रेटेजीज फॉर और टेक्निक्स टू फाइंड बेस्ट फेवरेबल सॉल्यूशन अंडर अवेलेबल सर्कमस्टेंसेस। इस तरह से ऑप्टिमल सॉल्यूशन, बेस्ट फेवरेबल सॉल्यूशन अंडर अवेलेबल सर्कमस्टेंसेस। तो ऑप्टिमाइजेशन भी हो गया कि वो टेक्निक या वो स्ट्रेटेजी या वो तरीका जो आप यूज करते हैं अपना बेस्ट फेवरेबल सॉल्यूशन निकालने के लिए अंडर अवेलेबल सर्कमस्टेंसेस, जो मेरे पास में जो भी सॉल्यूशन अवेलेबल है अंडर गिवन सर्कमस्टेंसेस, उनमें से बेस्ट सॉल्यूशन निकालने के लिए जो भी तरीका यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। नाउ वी कम एट आवर टॉपिक, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग। अब क्या होती है लीनियर प्रोग्रामिंग, आइए हम ये देखते हैं। सबसे पहले आइए let this 2x plus 3y is less than or equal to x is a linear inequality in two variable x and y। ये एक linear inequality हो गई x और y में। why linear? because it is every terms of this expression is of at most degree 1। this is 1 degree, this is 1 degree, this is 0 degree, therefore it is a linear inequality in x and y। और actually it is a restriction on the value of x and y। ये x और y की वैल्यू पर एक रेस्ट्रिक्शन है, कंडीशन है कि x और y ऐसे होनी चाहिए कि 2x plus 3y less than or equal to 6 हो। Similarly, we take another linear inequations, x plus 4y is less than or equal to 4, and third linear inequation x plus y is greater than or equal to 1। So therefore we have three restrictions or three linear inequations in two variable x and y। These three linear inequations are imposing the conditions on the values of x and y, so that we have to take only those x and y which satisfy these three conditions। Now
let us have, let z is equal to 40x plus 30y. z is a linear function of x and y. z भी इन्हीं वेरिएबल x और y का क्या है, एक फंक्शन. तो देयरफॉर यू सी दैट द वैल्यू ऑफ z डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x एंड y. z की वैल्यू डिपेंड करती है x की वैल्यू पर और y की वैल्यू पर. अब हम z को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो जब हम z को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं मान लीजिए, तो वो मैक्सिमाइज कैसे होगा, जब हम x की और y की वैल्यू को चेंज करेंगे. जब हम x और y की वैल्यू बढ़ाएंगे तो z भी बढ़ेगा. अब यदि हम x और y को बढ़ाते चले जाए तो z भी बढ़ता चले जाएगा. बट वी हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड बाय दीज थ्री इनइक्वालिटीज, दीज थ्री लीनियर इनइक्वेशंस. कैसे कि हम केवल वो ही एक्स वाई ले सकते हैं जो इन थ्री इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे. इसका मतलब हम जेड को तो मैक्सिमाइज कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं एक्स वाई के लिए कर रहे हैं जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे. इसका मतलब हुआ वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस जेड इज इक्वल टू 40x प्लस 30y अंडर दीज थ्री कंडीशन और सब्जेक्ट टू दीज थ्री कंडीशंस. ओके, नाउ एडिशनली वी ऐड दिस नॉन निगेटिविटी एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ये नॉन निगेटिविटी हो गई विच टेल्स अस दैट द वेरिएबल एक्स एंड वाई शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकते. तो दिस फॉर्म एक्चुअली व्हाट वी गेट, दिस फॉर्म या दिस मैथमेटिकल स्ट्रक्चर यू गेट, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू दिस, सब्जेक्ट टू दिस एंड नॉन नेगेटिविटी. This structure is called a linear programming. Why linear? Linear means you see. But before going to it, let us understand the components or the parts of linear programming problem. This is a linear programming problem. This linear programming problem has three parts. These three parts. This part maximize z is equal to 40x plus 30y is called objective function. z is equal to 40x plus 30y ये क्या है, मेरी LPP का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है. मेरा उद्देश्य क्या है, z को मैक्सिमाइज करना. मेरा ऑब्जेक्टिव है z को मैक्सिमाइज करना. तो ये बन गया आपके पास में ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तो जो मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन का जो फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन. नाउ we have some restrictions on the variables used in objective function. जो objective functions में जो variable है x और y, इन्हीं में कुछ हमारे पास क्या होती है, conditions होती है, constraints होती है, restrictions होती है, कुछ आपके पास में linear inequations होती है जिनके subject में हमें क्या करना है, इसको maximization. जैसा कि आप इसमें देखते हैं तीन inequalities है, linear inequalities है. These linear inequalities are called constraints. कंस्ट्रेंट्स मीन्स प्रतिबंध. ये हमारे एक्स और वाई पर प्रतिबंध कि हम एक्स वाई केवल वो ही ले सकते हैं जो इन कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करेगा. एंड द थर्ड वन इज नॉन निगेटिविटी. ये लास्ट में जो आप ऐड करते हैं ये क्या होती है, आपकी नॉन निगेटिविटी, विच टेल्स अस कि आपके जो वेरिएबल है एक्स और वाई वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते. तो दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स और थ्री पार्ट्स ऑफ आ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, देन कंस्ट्रेंट्स एंड देन नॉन नेगेटिविटी. हियर the variables like x y in this linear programming are called decision variable. x और y कहलाते हैं decision variable क्योंकि इन्हीं की अमाउंट डिसाइड करेगी कि आपका प्रॉफिट कितना है. x और y की जो वैल्यू होगी वही डिसाइड करेगी कि आपका प्रॉफिट कितना है. तो these x and y which are used in your LPP are called decision variable. Now the question is why this is called linear programming. Linear stands for that the objective function is linear and all the constraints are linear. Objective function and all constraints are linear in decision variables. Decision variable में ये सभी आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी देखे लीनियर है और आपके सभी कंस्ट्रेंट्स भी लीनियर है, इसीलिए यहाँ वर्ड क्या यूज किया जाता है आपका लीनियर. देन द सेकंड इज प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग मीन्स this is a planning of some real problem or this is a program of some real problem. This is why it is called linear programming. तो ये हो गई आपकी linear programming and a general linear programming is of the form. तो एक जनरल linear programming होती है तो टू वेरिएबल में हो गई थी.
एक जनरल 3 वेरिएबल में भी हो सकती है, 4 वेरिएबल में भी हो सकती है। तो n वेरिएबल में जो जनरल फॉर्म होती है लीनियर प्रोग्रामिंग की, वो ये होती है कि यू हैव एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन z इज इक्वल टू c1x1 प्लस c2x2 प्लस cnxn, वेयर x1 x2 xn आर डिसीजन वेरिएबल्स, and we have some linear inequations or linear inequalities in x1 x2 xn which may have the sign of less than or equal to or greater than or equal to, and we have non-negativity. So this is a general form of linear programming. This is a general form of linear programming. तो thus I think आप समझ गए होंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो ये स्ट्रक्चर, इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है आपके पास में वो क्या कहलाता है, लीनियर प्रोग्रामिंग। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट हाउ कैन वी फॉर्मुलेट अ लीनियर प्रोग्रामिंग ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम। तो किसी गिवन प्रॉब्लम की यदि हमें लीनियर प्रोग्रामिंग बनानी है तो वो हम लीनियर प्रोग्रामिंग कैसे बनाते हैं। तो आइए सबसे पहले हमने समझा कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसके बाद अब लीनियर प्रोग्रामिंग हम कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए आइए 4 स्टेप्स है आपके पास में। सबसे पहले आइडेंटिफाई डिसीजन वेरिएबल। सबसे पहले आप अपनी प्रॉब्लम को केयरफुली रीड करिए। रीड करने के बाद में आप देखिए कि आपकी प्रॉब्लम में डिसीजन वेरिएबल क्या है। डिसीजन वेरिएबल क्या होते हैं कि हमको यदि हमारे पास में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉफिट की है, मैक्सिमाइजेशन करना होगा प्रॉफिट को। अब प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन कर रहा है तो हमें क्वेश्चन में देखना है कि हमारा प्रॉफिट किस प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा है, किस आर्टिकल की अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है। तो उस प्रोडक्ट की या उस आर्टिकल की अमाउंट ही हमारे पास क्या बनेंगे, डिसीजन वेरिएबल बनेंगे, जिनकी अमाउंट पर हमारा प्रॉफिट डिपेंड करता है या हमारी कॉस्ट डिपेंड करती है, जिसको हमें मिनिमाइजेशन करना है या मैक्सिमाइजेशन करना है। सेकेंड है मेक ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फिर हम क्या बनाते हैं अपने प्रॉफिट का फंक्शन, कि हम डिसीजन वेरिएबल ले लेते हैं कि मान लिया हमारे पास में x पहला डिसीजन वेरिएबल, दूसरा y डिसीजन वेरिएबल। तो ये लेने के बाद में हमारा टोटल प्रॉफिट या टोटल कॉस्ट हमारी कितनी बनती है वो हो जाता है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसे हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। एंड द थर्ड वन इज, फिर हम बनाते हैं अपनी कंस्ट्रेंट, जो हमारी LPP है, जो प्रॉब्लम दी हुई है, हम उसमें देखते हैं कि और कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिनका यूज किया गया है उस प्रोडक्ट को जनरेट करने में, उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में, या कौन कौन से वो कंपोनेंट्स है जिनका जिक्र हुआ है आपके क्वेश्चन में। तो हम उनकी कंस्ट्रेंट जनरेट करते हैं। एंड द लास्ट वन इज नॉन निगेटिविटी, और हम अपने पास से क्या ऐड कर देते हैं, नॉन निगेटिविटी। और इस तरह से हमारी LPP जनरेट हो जाती है, फॉर्मुलेट हो जाती है, हम LPP बना पाते हैं। मोर क्लियरली इसको समझने के लिए इन चारों स्टेप्स को हम अप्लाई करेंगे और बनाएंगे कुछ LPP। तो एग्जाम्पल से और भी हम अच्छा इसको समझ पाएंगे कि हाउ कैन वी फॉर्मुलेट आ LPP। तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे, हम उसमें ये स्टेप्स जो है 1 by 1 जो है अप्लाई करेंगे। तो इसमें लेट अस टेक आवर फर्स्ट एग्जाम्पल, और फर्स्ट एग्जाम्पल इज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रीड इट वेरी केयरफुली। अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट्स A and B. Each of the product A requires 2 hours of molding, 3 hours of grinding and 4 hours of polishing, and each of the product B requires 4 hours for molding, 2 hours for grinding and 2 hours for polishing. The molding machine can work for 20 hours, grinding machine for 24 hours and polishing machine available for 13 hours. The profit is ₹5 per unit of A and ₹3 per unit of B. Assuming that the factory can sell all that it produces, formulate the problem as a LPP to maximize the profit. हमें यहाँ LPP बनानी है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की, तो मैक्सिमाइजेशन की बनेगी आपकी LPP। तो अब आइए इसमें देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ प्रॉब्लम को पढ़िए। इस प्रॉब्लम को आप जब तक आपको प्रॉब्लम समझ में न आ जाए, उसको आप अंडरस्टैंड न कर लो, तब तक आपको प्रॉब्लम 1 या 2 बार पढ़नी है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है। इस प्रॉब्लम में एक फैक्ट्री है जो 2 प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। हर एक प्रोडक्ट 3 मशीन से गुजरता है, मोल्डिंग मशीन से, ग्राइंडिंग मशीन से और पॉलिशिंग मशीन से। हर एक प्रोडक्ट का हर एक मशीन पर टाइम जो है वो अलग अलग है। अब इसके बाद ये मोल्डिंग मशीन जो है वो केवल 20 घंटे काम करती है, ग्राइंडिंग मशीन केवल 24 घंटे अवेलेबल है आपके पास, और पॉलिशिंग मशीन के केवल 13 घंटे अवेलेबल है। इसके बाद वो देता है द प्रॉफिट इज ₹5 पर यूनिट ऑफ ए जो प्रोडक्ट है उसके 1 यूनिट पर आपको ₹5 का प्रॉफिट होता है, और बी जो प्रोडक्ट है उसके 1 यूनिट पर आपको ₹3 का प्रॉफिट होता है। तो हमें LPP बनानी है। आइए तो सबसे पहले क्या लेते हैं हम, डिसीजन वेरिएबल।
डिसीजन वेरिएबल, आइए हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। प्रॉफिट किस पर दिया गया है, प्रोडक्ट ए पर और प्रोडक्ट बी पर। एक प्रोडक्ट ए पर 5 रुपये का प्रॉफिट है, तो जितना हम प्रोडक्ट ए की संख्या बढ़ाएंगे उतना ही हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। ऐसे ही जितना प्रोडक्ट बी की संख्या बढ़ाएंगे उतना ही हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो हमारा प्रॉफिट डिपेंड करता है प्रोडक्ट ए की संख्या पर और प्रोडक्ट बी की संख्या पर। देयरफॉर डिसीजन वेरिएबल्स आर नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट बी। हमारे जो डिसीजन वेरिएबल है वो क्या हुए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट बी। ये दो हुए हमारे डिसीजन वेरिएबल। क्योंकि इन्हीं में हम डिसीजन लेंगे, इनकी संख्याओं में हम डिसीजन लेंगे तो ही हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो पाएगा। तो ये हमारे हो गए डिसीजन वेरिएबल। द नेक्स्ट जो आपको करना है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है आपका इसमें, और ये आपने बनाया तो आपकी एलपी बहुत इजीली बन सकती है। क्या कि आपको अपना डाटा सभी एक टेबल में पुटअप कर लेना है। टेबल कैसे बनानी है आइए देखते हैं। सबसे पहला कॉलम हम उन आर्टिकल या प्रोडक्ट या उन आर्टिकल्स के लिए बनाएंगे जिन पर प्रॉफिट या आपके डिसीजन वेरिएबल्स हैं, जिन पर प्रॉफिट दिया हुआ है या जिन पर कॉस्ट दी गई है। यदि मिनिमाइजेशन का है, जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर डिसीजन वेरिएबल हुआ प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, तो हमने पहला बनाया प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। पहला कॉलम इन दोनों प्रोडक्ट के लिए बना, प्रोडक्ट ए के और प्रोडक्ट बी के लिए। अब दूसरा कॉलम आता है इन प्रोडक्ट्स पर जो प्रॉफिट गिवन है। यदि यहाँ लॉस का क्वेश्चन होता तो कॉस्ट जो गिवन होती, खर्चा उन पर, तो यहाँ पर प्रॉफिट। तो हम एक प्रोडक्ट ए के लिए टेबल बनाएंगे, जो डाटा भी एक ही प्रोडक्ट के लिए दिया जाता है। सिंगल प्रोडक्ट एक यूनिट के लिए डाटा आपको गिवन होगा, तो हम उसी के लिए टेबल बनाएंगे। तो यहाँ प्रोडक्ट ए की एक यूनिट में कितना प्रॉफिट, 5 रुपीज़ गिवन है, तो हमने यहाँ 5 लिखा। एक प्रोडक्ट बी में कितना प्रॉफिट, एक प्रोडक्ट बी के लिए प्रॉफिट 3 रुपीज़, तो हमने यहाँ पर 3 लिखा। ऐसे ही अब आगे आता है अगला कॉलम आता है हमारा पहला रिसोर्स था जो इन प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में यूज हुआ, वो था मोल्डिंग, तो हमने यहाँ मोल्डिंग लिखा। उसके बाद जिक्र आता है ग्राइंडिंग, हमने ग्राइंडिंग लिख लिया। उसके बाद जिक्र आता है पॉलिशिंग, हमने पॉलिशिंग लिख लिया। तो इस तरह से मोल्डिंग का कॉलम बनाया, ग्राइंडिंग का और पॉलिशिंग का। अब मोल्डिंग के कॉलम में हम क्या लिखते हैं कि प्रोडक्ट ए पर एक प्रोडक्ट ए का मोल्डिंग आवर्स कितने कंज्यूम हो रहे हैं, तो 2 आवर्स कंज्यूम हो रहे हैं, गिवन है। ए रिक्वायर्स 2 आवर्स ऑफ मोल्डिंग मशीन, तो हमने 2 यहाँ पर लिखा। एक प्रोडक्ट बी पर मोल्डिंग आवर्स कितने कंज्यूम हो रहे हैं, तो वो दिया हुआ है बी रिक्वायर्स 4 आवर्स फॉर मोल्डिंग, तो हमने यहाँ पर 4 लिखा। ऐसे ग्राइंडिंग मशीन पर एक प्रोडक्ट ए कितने आवर्स कंज्यूम कर रहा है, तो वो हमने क्वेश्चन में देखा यहाँ पर 3 आवर्स गिवन है ग्राइंडिंग के, तो हमने यहाँ 3 लिखे। इस तरह से यहाँ पर बी के ग्राइंडिंग आवर्स कितने कंज्यूम हो रहे हैं। सिमिलरली पॉलिशिंग में कितने, तो ये हमारे पास में इसके रिसोर्सेज है। तो हमने यूनिट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के लिए इन रिसोर्सेज में कितने हमें आवश्यकता पड़ती है वो सब हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद सबसे नीचे की जो रो है इसमें हम आते हैं प्रॉफिट वाली जो कॉलम है, उसमें तो हम यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन ये जितनी भी और कंपोनेंट्स है प्रॉफिट को छोड़कर जितने भी कॉलम्स है, मोल्डिंग, ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग, इनमें नीचे इनके अवेलेबल आवर्स हमको गिवन है कि मोल्डिंग मशीन कैन वर्क फॉर 20 आवर्स। मोल्डिंग मशीन केवल वो 20 आवर्स काम करती है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका मतलब मोल्डिंग मशीन के हमारे पास केवल अवेलेबल आवर्स कितने हैं, 20, केवल 20 घंटा मशीन काम कर सकती है, तो हमने यहाँ उसके अवेलेबल आवर्स लिख लिए। ऐसे ही ग्राइंडिंग आवर्स कितने अवेलेबल हैं वो इसके नीचे लिख लिया हमने ग्राइंडिंग आवर्स के कॉलम में, और पॉलिशिंग आवर्स कितने हमारे पास अवेलेबल हैं 13, वो सब हमने यहाँ पर लिख लिया। इस तरह से हमने यहाँ पर ये क्या लिखा, ये है हमारे पास में अवेलेबल अमाउंट्स, इनकी मोल्डिंग की अवेलेबल अमाउंट, ये ग्राइंडिंग की और ये पॉलिशिंग की। अब हम डिसीजन लेते हैं। हमने माना सपोज करते हैं कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, जो डिसीजन वेरिएबल्स है आपके पास में, नंबर ऑफ प्रोडक्ट है हमने क्या माना उसको x, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट बी को क्या माना y। तो जब हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए हम x लेंगे और प्रोडक्ट बी y लेंगे, यानी कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए हमने x मैन्युफैक्चर किया और प्रोडक्ट ऑफ बी y मैन्युफैक्चर किए, तो इसमें हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, तो ये हम देखते हैं यहाँ से प्रॉफिट कितना हुआ। तो प्रॉफिट कितना बनता है, एक प्रोडक्ट ए पर 5 रुपीज़ का प्रॉफिट है और हमारे पास कितने हैं प्रोडक्ट ए x, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया 5x। सिमिलरली एक प्रोडक्ट बी पर 3 रुपीज़ का प्रॉफिट है और हमने कितने मैन्युफैक्चर किए हैं y, तो प्रॉफिट कितना हो गया 3y। तो टोटल हमारे पास में कितना प्रॉफिट हो गया 5x इससे प्रोडक्ट ए से और 3y प्रोडक्ट बी से, तो टोटल हो गया 5x प्लस 3y।
तो ये तो हमारा टोटल हो गया प्रॉफिट, और हम प्रॉफिट को या कॉस्ट को कहीं से डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से, तो हमारा प्रॉफिट हो गया कैपिटल जेड इज इक्वल टू 5x प्लस 3y, ये बन जाएगा हमारे पास में। नेक्स्ट आती है मोल्डिंग आवर्स। मोल्डिंग आवर्स में आइए, एक प्रोडक्ट ए को 2 आवर्स मोल्डिंग के चाहिए, हमने कितने प्रोडक्ट ए बनाए x, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 2x, कितने मोल्डिंग आवर लगेंगे, एक को 2 आवर्स चाहिए तो x को कितने चाहिए 2x। इस तरह से एक प्रोडक्ट बी को 4 आवर्स चाहिए और हमने कितने बनाए प्रोडक्ट बी y, तो हमारे कितने हो जाएंगे 4y। तो देयरफॉर टोटल मोल्डिंग आवर्स कितने हमने कंज्यूम किए 2x प्लस 4y, कितने यूज किए हमने मोल्डिंग आवर्स 2x प्लस 4y, जबकि अवेलेबल केवल कितने हैं 20। तो ये जो हमने यूज किए हैं टोटल मोल्डिंग आवर्स, ये कभी भी अवेलेबल से ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि मोल्डिंग मशीन काम ही कितने घंटे करती है 20 घंटे, और हमने यूज कितने कर रहे हैं 2x प्लस 4y। तो दिस 2x प्लस 4y शुड बी लेस देन और इक्वल टू 20। यदि यहाँ पर अमाउंट अवेलेबल है तो ये जो यूज्ड अमाउंट है इससे कम हो सकती है या इसके इक्वल हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो कंडीशन क्या बनी मोल्डिंग की, 2x प्लस 4y इज लेस देन और इक्वल टू 20। इसी तरह से ग्राइंडिंग की बनती है 3x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 24। समझ गए होंगे ग्राइंडिंग में भी यहाँ 3x लगेंगे ग्राइंडिंग के आवर्स और यहाँ 2y, टोटल 3x प्लस 2y, तो लेस देन और इक्वल टू 24 हो जाएगा। सिमिलरली पॉलिशिंग आवर्स कितने लगेंगे, x प्रोडक्ट ए में 4x और y प्रोडक्ट बी में 2y, तो टोटल बन जाएगा 4x प्लस 2y, और अवेलेबल कितने हैं हमारे पास में 13। तो 13 से ज़्यादा तो हम यूज कर ही नहीं सकते, और यूज किया है 4x प्लस 2y, तो इस तरह से बन जाएंगे 4x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 13। तो इस तरह से आपके पास में कंडीशन बन जाती है आपके पास में, जो हम आपको बना रहे हैं दिखा रहे हैं। तो इस तरह से अब आपको करना क्या है, देखिए यहीं पर हम बता देते हैं। हमने जब ये टेबल प्रॉपर बना लेंगे तो प्रोडक्ट ए हमने x माना है और प्रोडक्ट बी की संख्या क्या मानी है y, तो हर एक कॉलम में यहाँ पर आप xy से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए सीधा सा, तो प्रॉफिट बन जाएगा 5x प्लस 3y, मोल्डिंग आवर्स बन जाएंगे 2x प्लस 4y, और यहाँ अवेलेबल है तो हो जाएंगे लेस देन और इक्वल टू 20। ये बन जाएगा 3x प्लस 2y, तो हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 24, और ये बन जाएगा 4x प्लस 2y, और ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 13। तो इस तरह से कंडीशन यहीं से इस टेबल से ही बन सकती है, लेकिन टेबल को केयरफुली बनाइए आप। तो ये क्या बन जाता है इसमें देखते हैं, ये बन जाता है आपके पास में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो प्रॉफिट हो गया z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y। अभी मैंने आपको बताया दूसरी बनी मोल्डिंग आवर कंस्ट्रेंट कैसे बनी, यूज्ड मोल्डिंग आवर्स 2x प्लस 4y, जो आप टेबल से देख सकते हैं, अभी समझाया आपको। दूसरा बट अवेलेबल आवर्स जो नीचे दिया हुआ है, ये हो गया आपके पास में 20 आवर्स हो गए, तो इसलिए कंडीशन क्या बनी, सो 2x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 20, ये हो गए आपके मोल्डिंग आवर्स कंस्टेंट। इसी तरह से ग्राइंडिंग आवर कंस्टेंट, यूज ग्राइंडिंग आवर्स कितने हुए हैं 3x प्लस 2y, जो आप टेबल से देख सकते हैं, बट अवेलेबल कितने हैं ग्राइंडिंग आवर्स 24, जो टेबल में नीचे दिए हुए हैं ग्राइंडिंग के कॉलम में, और ये हो गया इसलिए अब ये यूज्ड है और ये अवेलेबल है तो ये इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, देयरफॉर इट इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 24। सिमिलरली पॉलिशिंग आवर्स कंस्टेंट क्या बनती है, यूज्ड पॉलिशिंग आवर्स हैं 4x प्लस 2y और अवेलेबल पॉलिशिंग आवर्स हैं आपके 13, तो देयरफॉर कंडीशन क्या बनती है आपके पास में 4x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 13। तो इस तरह से कंस्टेंट बन गई, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। अब हमें इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, ये हमारा प्रॉफिट है, सॉरी ये हमारा प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को क्या करना है मैक्सिमाइज, और अंडर दीज कंडीशंस, अंडर दीज कंस्ट्रेंट्स। तो इस तरह से एलपीपी बन जाती है आपके पास में मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 5x प्लस 3y, मैक्सिमाइज लगाया हमने जेड पर, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 5x प्लस 3y सब्जेक्ट टू ये सभी कंडीशंस या कंस्ट्रेंट्स हमने यहाँ पर पुटअप कर दी, और बाद में हमने एडिशनली अपने पास से नॉन नेगेटिविटी ऐड कर दी, दैट इज xy ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इस तरह से बन गई, देयरफॉर वी गेट द लीनियर प्रोग्रामिंग ऑफ आवर दिस प्रॉब्लम। नाउ वी टेक अनदर एग्जांपल। This is our example 2 and read it carefully. A toy company manufactures two types of dolls, an ordinary doll A and a deluxe doll B. एक टॉय कंपनी है जो दो तरह की डॉल बनाती है, एक ऑर्डिनरी डॉल और एक डीलक्स डॉल।
ईच टाइप ऑफ डोल बी रिक्वायर टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू प्रोड्यूस एज वन ऑफ टाइप ए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले टाइम का उन्होंने जिक्र किया। टाइम का कैसे कि ईच टाइप ऑफ डोल बी का हर एक पीस बनाने के लिए टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू प्रोड्यूस एज वन ऑफ टाइप ए। टाइप ए से डबल टाइम उसमें लगता है बी टाइप को बनाने के लिए। एंड इट इज गिवन दैट द कंपनी वुड हैव टाइम टू मेक अ मैक्सिमम ऑफ 2000 डॉल्स पर डे इफ इट प्रोड्यूसेस ओनली द ऑर्डिनरी वर्जन। यदि कंपनी के पास एक दिन में केवल इतना टाइम है कि यदि होल डे वो डोल ए ही बनाती है, यानी कि पूरे दिन वो डोल बी ने बनाकर टोटल डोल ए बनाए, तो कितनी बना पाती है 2000। तो यहाँ तक जो भी इसने दिया है इसका मतलब टाइम कंस्ट्रेंट दी है। टाइम जो रिसोर्स है उसका इन दोनों डोल्स के मैन्युफैक्चरिंग में वो गिवन है। द नेक्स्ट वन आता है द सप्लाई ऑफ प्लास्टिक। तो यहाँ पर प्लास्टिक हो जाती है। द सप्लाई ऑफ प्लास्टिक इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस 1500 डोल्स पर डे बोथ ए एंड बी कंबाइंड। हमारे पास इतनी प्लास्टिक आपकी अवेलेबल है कि हम कितनी डोल बना सकते हैं 1500 डोल्स पर डे बोथ ए एंड बी कंबाइंड। अब इस चीज को समझिए, इसने जो यहाँ पर दिया है कि बोथ ए एंड बी कंबाइंड, इसका मतलब क्या होता है कि चाहे हम डोल ए बनाए चाहे हम डोल बी बनाए, या हम कुछ डोल ए बनाए कुछ डोल बी बनाए, मिक्स करके बनाए, तो हम टोटल डोल कितनी बना सकते हैं 1500। इतनी प्लास्टिक हमारे पास अवेलेबल है। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि डोल ए में और डोल बी में जो प्लास्टिक की अमाउंट है वो अमाउंट सेम यूज की जाती है। तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि डोल ए में एक पीस प्लास्टिक का यूज होता है, एक डोल बी में भी एक पीस प्लास्टिक यूज होता है, और हमारे पास कितने पीस अवेलेबल है 1500 पीसेस अवेलेबल है। आगे आइए, द डीलक्स वर्जन रिक्वायर्स अ फैंसी ड्रेस ऑफ विच देयर आर ओनली 600 पीसेस पर डे अवेलेबल। अब यहाँ पे कहते हैं कि डीलक्स वर्जन जो है, जो डीलक्स डोल है, उसको क्या चाहिए, एक फैंसी ड्रेस, जिस फैंसी ड्रेस के केवल 600 पीसेस पर डे अवेलेबल है। तो ये हमें बताता है, फैंसी ड्रेस की कंडीशन हमें देता है कि जो ऑर्डिनरी डोल है उसको फैंसी ड्रेस की आवश्यकता नहीं है, उसको फैंसी ड्रेस हमें नहीं वो करना है। केवल डीलक्स डोल को कि एक पीस को फैंसी ड्रेस का एक पीस की आवश्यकता है, एक पीस उसके लिए यूज होता है, और हमारे पास केवल कितने पीस अवेलेबल है 600 पीस अवेलेबल है। इफ द कंपनी मेक्स प्रॉफिट ऑफ ₹3 एंड ₹5 per dole respectively on dole A and dole B, then formulate the problem as a linear programming problem to maximize the profit। तो हमें यहाँ पर डोल ए के एक पीस पर प्रॉफिट दिया हुआ है और डोल बी के एक पीस पर प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हमें बनानी है अपनी एलपीपी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हमारी एलपीपी में डिसीजन वेरिएबल क्या है। हमारा यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हमारा ऑब्जेक्टिव है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, और प्रॉफिट किस चीज़ पर गिवन है, प्रॉफिट गिवन है डोल ए की एक यूनिट पर और डोल बी की एक यूनिट पर। तो हम देखते हैं जितनी ज़्यादा यूनिट, जितनी ज़्यादा संख्या आपकी डोल ए की होगी या डोल बी की होगी, उतना ही ज़्यादा हमारा प्रॉफिट होगा। तो हमारा डिसीजन वेरिएबल कहीं में बना, हमारा जो डिसीजन लेना है हमें कहीं में लेना है कि नंबर ऑफ डोल्स कितनी प्रोड्यूस होनी चाहिए और नंबर ऑफ डोल बी कितनी प्रोड्यूस होनी चाहिए कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। तो नंबर ऑफ डोल ए बन गया हमारा पहला डिसीजन वेरिएबल और नंबर ऑफ डोल बी बन गया हमारा सेकंड डिसीजन वेरिएबल। तो हमारे सॉल्यूशन में डिसीजन वेरिएबल क्या बना, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी डोल एंड नंबर ऑफ डीलक्स डोल। तो ये हो गए हमारे दो यहाँ पर डिसीजन वेरिएबल। नाउ हम, जैसा कि हमने आपको अभी लास्ट एग्जांपल में बताया, हम अपने डाटा को टेबल में रखते हैं और टेबल हम बनाते हैं। तो टेबल किस तरह से बनाते हैं कि जिन प्रोडक्ट पर, जिन आर्टिकल पर हमें प्रॉफिट गिवन है वो हम यहाँ पर लिखते हैं पहले कॉलम में। जैसे यहाँ दो आर्टिकल है, डोल ए डोल बी, या कहे ऑर्डिनरी डोल और डीलक्स डोल, और तो हमने पहला कॉलम बनाया प्रोडक्ट के लिए ऑर्डिनरी डोल एंड डीलक्स डोल। अब हम दूसरा बनाते हैं उस पर प्रॉफिट या कॉस्ट के लिए। तो जैसा कि यहाँ पर इन पर प्रॉफिट दिया गया है, वो एक चीज़ मैंने आपको बताई कि जो टेबल बनती है ये केवल यूनिट के लिए बनती है, यानी कि एक यूनिट प्रोडक्ट के लिए बनती है, केवल एक डोल ए के लिए और एक डोल बी के लिए इसमें डाटा होगा। तो यहाँ पर देखते हैं एक डोल ए पर प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में ₹3,
और एक डोल बी पर प्रॉफिट है 5 रुपीज़, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद सबसे पहला जो यहाँ पर जिक्र आता है वो हम देखते हैं, आई थिंक टाइम का है। तो टाइम कंस्ट्रेंट है, यहाँ पर टाइम गिवन है, तो हमने पहला कॉलम भी प्रॉफिट के बाद क्यों बनाया, टाइम का। अब हम टाइम में यहाँ पर देखते हैं, टाइम में कैसे हम यहाँ लिखेंगे ऑर्डिनरी डोल, एक ऑर्डिनरी डोल ए का टाइम, यहाँ लिखेंगे एक ऑर्डिनरी डोल बी का टाइम, या डिलक्स डोल बी का टाइम, सॉरी। और यहाँ पर लिखेंगे अवेलेबल टाइम कितना है हमारे पास में, या उस रिसोर्स की अमाउंट कितनी है। तो आइए, यहाँ हमें टाइम गिवन नहीं है, हमें केवल इतना गिवन है कि ईच टाइप ऑफ डोल बी टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू प्रोड्यूस एज वन ऑफ द टाइप ए। बी टाइप की जो डोल है वो ए टाइप की डोल से डबल टाइम लेती है, ये हमें गिवन है। तो हम यहाँ मानकर चलते हैं कि जो डोल ए है, जो ऑर्डिनरी डोल है, वो एक डोल टी टाइम लेती है, तो डीलक्स डोल उससे डबल टाइम यानी कि 2t टाइम लेगी। तो यहाँ पर टी हो गया और यहाँ पर बन गया आपके पास में 2t। अब यहाँ आती है इस रिसोर्स की अवेलेबिलिटी कि ये रिसोर्स अवेलेबल है तो कितना है। तो आइए आगे वो कहता है, इट इज गिवन दैट द कंपनी वुड हैव टाइम टू मेक अप मैक्सिमम ऑफ 2000 डोल पर डे इफ इट प्रोड्यूसेस ओनली द ऑर्डिनरी वर्जन। वो कहता है कि कंपनी के पास एक दिन में इतना टाइम है कि यदि वो होल डे डोल ए बनाती है, ऑर्डिनरी डोल बनाती है, तो कितनी डोल बना पाती है, 2000। तो जैसा कि हमने सपोज किया है कि डोल ए एक डोल ए टी टाइम लेती है, तो 2000 में बनाने में कितना टाइम लगा होगा, 2000 टी। और एक दिन में केवल वो यदि ए बनाती है तो कितना बना पाती है, 2000, और उसमें टाइम कितना लगा होगा, 2000 टी। इसका मतलब हुआ कि एक दिन में हमारे पास टाइम केवल कितना अवेलेबल है, 2000 टी। तो वो हमने यहाँ पर टेबल में नीचे मेंशन कर दिया। तो इस तरह से ये टाइम का कॉलम आपका बन गया। टाइम में ये एक डोल ए का टाइम हो गया, ये एक डोल बी का टाइम हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, अवेलेबल टाइम हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो यहाँ पर क्या थी आपके पास में, प्लास्टिक की कंस्ट्रेंट थी आपकी ये, द सप्लाई ऑफ प्लास्टिक इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस 1500 डोल्स पर डे बोथ ए एंड बी कंबाइंड। तो हमने यहाँ प्लास्टिक लिखा। अब हम देखते हैं एक डोल ए में कितनी प्लास्टिक लगती है, एक डोल बी में कितनी प्लास्टिक लगती है, और यहाँ पर लिखते हैं कितनी प्लास्टिक हमारे पास अवेलेबल है। तो हम क्वेश्चन में पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में मैंने जैसे आपको समझाया, क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास 1500 डोल्स पर डे बनाने के लिए प्लास्टिक अवेलेबल है, चाहे हम ए बनाए, चाहे बी बनाए, चाहे कंबाइंड बनाए। तो इसका मतलब हुआ कि प्लास्टिक के दोनों डोल में इक्वल लगी हुई है। तो हम ये मानकर, मैंने आपको समझाया कि हम ये मान लेते हैं कि एक डोल ए में एक पीस प्लास्टिक का लगता है, एक डोल बी में भी एक पीस प्लास्टिक का लगता है, और हमारे पास केवल कितने अवेलेबल है, 1500 पीसीस अवेलेबल है। तो हमने ये प्लास्टिक का कॉलम जनरेट कर लिया। इसी तरह से फैंसी ड्रेस, लास्ट में क्या आता है आपके पास में, फैंसी ड्रेस। फैंसी ड्रेस के लिए देखिए, एक ऑर्डिनरी डोल में कितनी फैंसी ड्रेस लगती है, उसको फैंसी ड्रेस नहीं यूज की जाती उसमें, तो 0 हो गई यहाँ पे। एक और डीलक्स डोल में कितनी फैंसी ड्रेस लगती है, एक लगती है, एक यूज की जाती है, केवल वन फैंसी ड्रेस इज यूज्ड फॉर वन डीलक्स डोल। तो देयरफॉर यू राइट डाउन 1 हियर, एंड देयरफॉर एंड हियर यू जस्ट राइट डाउन द अवेलेबल अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज, दैट इज 600। हमारे पास कितनी फैंसी ड्रेस अवेलेबल है, क्वेश्चन में गिवन है 600, तो हमने यहाँ पर लिखा। तो इस तरह से हमने टेबल अपनी जो डाटा था हमारा वो सब हमने टेबल में रख लिया। और ये सब नीचे जो अमाउंट दी गई है, ये सब आप देख रहे हैं, सब कैसी अमाउंट है, अवेलेबल अमाउंट है। अब हम अपनी एलपीपी को फॉर्मुलेट करने के लिए हम मानकर चलते हैं कि जो हमारे डिसीजन वेरिएबल है वो x, y, z इस तरह से हैं। तो यहाँ पर 2 डिसीजन वेरिएबल है, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी डोल, तो उसको हम x मान लेते हैं, और नंबर ऑफ डीलक्स डोल उसको हम y मान लेते हैं। तो हमारे पास 2 डिसीजन वेरिएबल हो गए, x एंड y। नाउ अब हम प्रॉफिट फंक्शन बनाते हैं। प्रॉफिट फंक्शन बनता है, एक डोल ए पर 3 रुपीज़ का प्रॉफिट है, हमने x बनाई है, तो 3x का प्रॉफिट हो गया डोल ए ऑर्डिनरी डोल से। और एक डीलक्स डोल पर 5 रुपीज़ का प्रॉफिट है, और हमने कितनी मैन्युफैक्चर की है, y, तो कितना प्रॉफिट हो गया, 5y। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ दोनों डोल से, वो हो गया 3x प्लस 5y। तो टोटल प्रॉफिट बना आपके पास में, जिसको हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं, तो वो बनता है आपके पास में 3x प्लस 5y। तो इस तरह से ये प्रॉफिट हो गया। अब आती है आपकी टाइम कंस्ट्रेंट। टाइम कंस्ट्रेंट के लिए एक डोल ए में टी टाइम लगता है, हमने कितनी मैन्युफैक्चर की है, x प्रोड्यूस की है, तो हमारे पास कितना हो गया, t इंटू एक्स। इसी तरह से एक डीलक्स डोल में 2t टाइम लगता है, हमने कितनी डीलक्स डोल प्रोड्यूस की है, y, तो इसमें कितना टाइम लग जाएगा, 2t इंटू वाई। तो टोटल टाइम जो हमने कंज्यूम किया, जो हमने यूज किया, वो हो गया t इंटू एक्स प्लस 2t इंटू वाई।
ये हमारा टोटल टाइम हमने यूज किया वन डे में, और जबकि अवेलेबल टाइम कितना था 2000 टी। तो ये टी एक्स प्लस 2t वाई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2000 टी, क्योंकि इससे ज़्यादा तो हम टाइम यूज़ नहीं कर सकते, हमारे पास यही अवेलेबल टाइम है। देखिए जब यहाँ अवेलेबल क्वांटिटी होगी रिसोर्स में तो साइन आएगा लेस देन और इक्वल टू, ये ध्यान रखिए। इसी तरह से यहाँ पर प्लास्टिक में आइए, एक डोल ए में 1 पीस लगता है, एक्स में लगेगा 1 इंटू एक्स, इसी तरह से वाई डोल में लगेंगे 1 इंटू वाई, तो टोटल पीस आपके यूज हुए 1x इंटू 1y, और जबकि अवेलेबल कितने हैं 1500, तो बन जाएगा 1x इन प्लस 1y इज लेस देन और इक्वल टू 1500। तो ये प्लास्टिक आपकी कंडीशन या कंस्ट्रेंट बन जाएगी। इसी तरह से फैंसी ड्रेस की कंडीशन या कंस्ट्रेंट, एक ऑर्डिनरी डोल में आपकी 0 फैंसी ड्रेस लगती है, तो एक्स में भी 0 इंटू एक्स हो जाएगी। एक डेलक्स डोल में 1 फैंसी ड्रेस यूज होती है, तो y में कितनी हो जाएगी 1 इंटू वाई हो जाएगी। तो टोटल कितनी हो जाएगी 0x प्लस 1y एंड दैट इज लेस देन और इक्वल टू 600, क्योंकि 600 हमारे पास केवल अवेलेबल फैंसी ड्रेस है। तो इस तरह से आप देखते हैं, तो ये सभी आप ऑब्जेक्टिव ये प्रॉफिट फंक्शन बना सकते हैं, टाइम कंस्ट्रेंट बना सकते हैं, प्लास्टिक कंस्ट्रेंट और फैंसी ड्रेस कंस्ट्रेंट बना सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं कैसे ये बनाएंगे आप। तो इसके लिए सबसे पहले आपने ये प्रॉफिट फंक्शन जेड इज इक्वल टू, जैसा कि आपके सामने टेबल है, टेबल में आप अभी मैंने आपको बताया भी है कैसे बनाए। टेबल में केवल फर्स्ट रो को आप x से मल्टीप्लाई करिए, दूसरी को y से मल्टीप्लाई करिए और ऐड कर दीजिए, और हर एक कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग आपके बन जाएगी। तो सबसे पहले प्रॉफिट बनता है जेड इज इक्वल टू हो जाता है 3x प्लस 5y, एंड देन आपकी टाइम कंस्ट्रेंट हमने जो टाइम कंज्यूम किया आप देख सकते हैं t इंटू एक्स प्लस 2t इंटू वाई, इतना टाइम लगा हमें इन डिसीजन वेरिएबल x और y में। और बट अवेलेबल टाइम कितना है 2000t, तो अवेलेबल टाइम हो गया 2000t। तो हमारा जो टाइम हमने यूज़ किया है वो अवेलेबल टाइम से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो t इन एक्स प्लस 2t वाई इज लेस देन और इक्वल टू 2000t। अब आप देखते हैं t सभी टर्म्स में t है, तो t आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा आपके पास में x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 2000। तो ये हो गई हमारी टाइम कंस्ट्रेंट। एंड सिमिलरली प्लास्टिक कंस्ट्रेंट, प्लास्टिक यूज़ हमारी कितनी हुई, यूज प्लास्टिक हम देख सकते हैं टेबल से, एक ऑर्डिनरी डोल ए और एक ऑर्डिनरी डोल बी में हमारी जो प्लास्टिक यूज हो रही वो 1 पीस था, तो टोटल कितनी प्लास्टिक यूज है हमारी 1x प्लस 1y, और अवेलेबल प्लास्टिक जो नीचे प्लास्टिक के कॉलम में दिया हुआ है वो कितना है 1500 पीसीज है। तो अवेलेबल से ज़्यादा तो हम यूज़ कर नहीं सकते, तो यहाँ पर साइन लग जाएगा आपके पास में लेस देन और इक्वल टू, ये जो यूज प्लास्टिक है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल प्लास्टिक दैट इज 1500, एंड सो द कंस्ट्रेंट इज x प्लस वाई is less than or equal to 1500. Similarly, the third constraint, that is of fancy dress constraint. In this constraint used fancy dress pieces आप देख सकते हो 0x प्लस 1y, जैसा कि मैंने आपको समझाया भी है, फैंसी ड्रेस के कॉलम से आप देख सकते हो। एक ऑर्डिनरी डॉल के लिए 0 ड्रेस, तो x के लिए 0x हो गई, एक डेलक्स डोल के लिए 1 ड्रेस, तो y के लिए 1y हो गई, तो टोटल बन गई 0x प्लस 1y। और अवेलेबल जो दी हुई है ड्रेस वो 600 पीसीज है केवल, तो हमारे पास जो हमने यूज़ किया है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल अमाउंट, दैट इज y 0x प्लस 1y इज लेस देन और इक्वल टू 600, और सिंपली y इज लेस देन और इक्वल टू 600। तो ये 3 कंस्ट्रेंट्स हो गई आपके पास में, टाइम कंस्ट्रेंट, प्लास्टिक कंस्ट्रेंट और फैंसी ड्रेस कंस्ट्रेंट। अब हमें ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस प्रॉफिट under these constraints, and thus we get the LPP of the given problem is this: maximize this objective, this profit subject to these 3 constraints, and we add the non-negativity xy greater than or equal to 0, thus we get the required LPP of the given problem. Sorry, here in time constraint it is written as 200t, but it is 2000t as we have shown in our table. So therefore we can construct our LPP of the given problem. Let us take one more example of the LPP. We are going to generate another LPP.
This is our example 3. This is our example 3. A diet is to contain at least 4000 units of carbohydrates, 500 units of fat and 300 units of protein. एक डाइट हमको यहाँ पर जो है फिक्स करनी है, और उस डाइट में क्या होना चाहिए, देखो वो दिया जाता है यहाँ पर क्या कि अ डाइट इज टू कंटेन एट लीस्ट, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एट लीस्ट 400 यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के कम से कम कितनी अमाउंट होनी चाहिए आपकी डाइट में, 4000, एंड 500 यूनिट्स ऑफ फैट्स। और फैट्स की जो मिनिमम अमाउंट होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हो, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये मिनिमम अमाउंट दी गई है, वो कितनी है फैट की, 500, एंड प्रोटीन की जो अमाउंट है दैट इज 300 यूनिट। नाउ इन कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की सप्लाई के लिए आगे क्वेश्चन में देते हैं, 2 फूड्स ए एंड बी आर अवेलेबल। इनकी सप्लाई कहाँ से होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, और ये कहाँ से ले सकते हैं हम, तो उसके लिए दिया गया है 2 फूड्स ए एंड बी आर अवेलेबल। मार्केट में 2 फूड अवेलेबल है, एक फूड ए एंड एक फूड बी। फूड ए कॉस्ट 2 रुपीज 2 पर यूनिट। फूड ए जो है उसकी 1 यूनिट जो है वो हमें कितना कॉस्ट करती है, 2। देखो यहाँ पर अब आप देखिए, हम फूड को परचेस करने जा रहे हैं, तो अब वो हमारी कॉस्ट आ रही है, ठीक है। तो कॉस्ट देता है कि 1 यूनिट फूड ए को कितनी कॉस्ट आती है, 2 रुपीज। 1 यूनिट एंड फूड बी कॉस्ट 4 पर यूनिट, और जो फूड बी है उसकी 1 यूनिट की क्या कॉस्ट आती है, 4 रुपीज ना। ये फूड की कॉस्ट हुई। आगे कहते हैं अ यूनिट ऑफ फूड ए कंटेन्स 10 यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फूड ए में 1 यूनिट फूड ए में कंटेन्स 10 यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 20 यूनिट्स ऑफ फैट एंड 15 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। ये दिया गया है कि फूड ए की 1 यूनिट में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन की अमाउंट कितनी है। अ यूनिट ऑफ फूड बी contains 25 units of carbohydrates, 10 units of fat and 20 units of protein। एंड जो बी फूड है उसके 1 यूनिट में 1 यूनिट जो है 25 यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 10 यूनिट्स ऑफ फैट एंड 20 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन रखता है। फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज ए एलपीपी सो एज टू फाइंड द मिनिमाइज्ड कॉस्ट फॉर अ डाइट दैट कंसिस्ट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ दीज 2 फूड्स एंड ऑल्सो मीट द मिनिमम न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। तो क्या कहता है कि देखो यहाँ पर आपको एक एलपीपी कंस्ट्रक्ट करनी है टू मिनिमाइज कॉस्ट फॉर द डाइट दैट कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ दीज 2 फूड्स। इन 2 फूड को मिक्सचर को लेकर हमें क्या बनानी है, एक डाइट बनानी है, और हमारी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, और हमारी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए जो न्यूट्रिशन की है। मिनिमम न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है जो कार्बोहाइड्रेट्स की 4000 है और फैट की 500 यूनिट है एंड प्रोटीन की 300 यूनिट है। तो ये भी हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर डिसीजन वेरिएबल क्या है, हमें यहाँ कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। कॉस्ट मिनिमाइज, कॉस्ट किसकी दी हुई है, हमें कॉस्ट दी गई है फूड ए की और फूड बी की। हम जो फूड ए की अमाउंट लेंगे उसी पर हमारी कॉस्ट डिपेंड करेगी, हम जो फूड बी की अमाउंट लेंगे उसी से हमारी कॉस्ट डिपेंड करेगी कि हमारी कॉस्ट क्या आती है। क्योंकि कॉस्ट हम परचेस क्या कर रहे हैं, फूड ए एंड फूड बी। हम जितनी यूनिट फूड ए की लेंगे, जितनी यूनिट फूड बी की लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग कॉस्ट क्या होगी आपकी डिटरमाइन होगी। तो देयरफॉर दिस कॉस्ट इज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ food A and number of units of food B. So number of units of food A and number of units of food B are the decision variable, क्योंकि कॉस्ट को ही क्या करना है हमको, मिनिमाइज। तो यही क्या हो गया हमारा डिसीजन वेरिएबल। तो डिसीजन वेरिएबल क्या हुआ, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड ए एंड नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड बी। नाउ अगेन वी मेक द टेबल। सबसे पहले हम लिखते हैं डिसीजन वेरिएबल के प्रोडक्ट क्या हैं, क्या जो डिसीजन वेरिएबल है उसकी यूनिट अमाउंट के लिए हम क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं कि 1 फूड ए के लिए 1 फूड बी के लिए हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। 1 यूनिट ऑफ फूड ए के लिए और 1 यूनिट ऑफ फूड बी के लिए। वो कैसे, सबसे पहले इस फूड पर यहाँ यदि ये हमारे प्रॉफिट का मैटर होता तो हम यहाँ उस पर प्रॉफिट लिखते, लेकिन ये हमारे कॉस्ट का मैटर है, हम परचेस कर रहे हैं, हमारा खर्चा है इसमें, तो हम यहाँ पर सबसे पहला कॉलम क्या लिखेंगे, इसके कॉस्ट का। तो हम कॉस्ट लिखते हैं, तो 1 यूनिट ऑफ फूड ए कॉस्ट ₹2 हमें गिवन है, ये गिवन है, आ कॉस्ट 2 पर यूनिट, तो 1 यूनिट ₹2। ऐसी फूड बी का 1 यूनिट कॉस्ट क्या करता है आपका 4,
तो हमने इस तरह से कॉस्ट लिखा। आगे आगे चलते हैं, आगे क्या होता है देखो, फूड ए फूड बी जब हम ले लेते हैं तो आगे किसका जिक्र आता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन। तो हम तो यहाँ पर कॉलम बनाया कार्बोहाइड्रेट्स, नेक्स्ट कॉलम फैट एंड देन इज प्रोटीन। अब यहाँ इस कॉलम में क्या हमको मेंशन करना है, हमें मेंशन करना है 1 यूनिट ऑफ फूड ए में कितना कार्बोहाइड्रेट है, जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो 1 यूनिट ऑफ फूड ए में कितना फैट है, तो यहाँ पर लिखना है। 1 यूनिट ऑफ फूड ए में कितना प्रोटीन है, वो हमको यहाँ पर मेंशन करना है। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये आप देख सकते हैं, a unit of food A contains 10 unit of carbohydrates, 20 units of fat and 15 units of protein। तो हमने इस तरह से 1 यूनिट ऑफ फूड ए में कार्बोहाइड्रेट 10, 20, 15 यहाँ पर मेंशन कर दिया। सिमिलरली फॉर द फूड बी एंड फॉर द 1 यूनिट ऑफ फूड बी वी जस्ट राइट डाउन द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स that is given to be 25, 10 and 20। 25, a unit of food B contains 25 unit of carbohydrates, 10 units of fat and 20 units of protein। So we just write down, now here we write down the carbohydrate column। So therefore here we write down either the availability or the requirement। This 4000 units of carbohydrates, a diet is to contain at least 4000 units। ये दी गई है हमको कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट। तो वी जस्ट राइट डाउन हियर 4000 यूनिट्स हमें कार्बोहाइड्रेट्स की। एंड सिमिलरली फैट की कितनी रिक्वायरमेंट है हमारी, 500। और प्रोटीन की कितनी रिक्वायरमेंट हमारी, 300 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये रिक्वायरमेंट आपको गिवन है, तो ये रिक्वायरमेंट हमने इन कॉलम्स में नीचे राइट डाउन कर ली। नाउ यू सी दैट दीज 3 आर नॉट द अवेलेबिलिटी, दीज आर द रिक्वायर्ड अमाउंट। ये हमारी मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट है, ये अवेलेबिलिटी नहीं है। अवेलेबल तो आपका फूड मार्केट में है, आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं, लेकिन आपको कॉस्ट मिनिमाइज करनी है, उसे इतना कम से कम लेना है कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो जाए। तो आइए इसमें डिसीजन वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड ए, इसको हम एक्स ले लेते हैं पहले वेरिएबल को। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड बी, इसको हम क्या ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं। तो अब कॉस्ट कितनी आया, जब हमने एक्स यूनिट फूड ए लिया और वाई यूनिट फूड बी लिया, तो इसमें कॉस्ट कितना बना, 1 यूनिट फूड ए कॉस्ट करता है 2 रुपीज़, तो x यूनिट कितना करेगा 2x। 1 यूनिट फूड भी कॉस्ट करता है 4 रुपीज़, तो y कितना करेगा 4y। तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया इस मिक्सचर में, 2x प्लस 4y। तो ये हो गई हमारी टोटल कॉस्ट 2x प्लस 4y। नाउ सी हियर कार्बोहाइड्रेट्स, व्हेन वी कंज्यूम x यूनिट ऑफ फूड ए एंड y यूनिट ऑफ फूड बी, देन द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमारा कितना हुआ इस अमाउंट में, इस मिक्सचर में 10x प्लस 25y। 1 यूनिट ऑफ फूड ए में कितना कार्बोहाइड्रेट है, 10 यूनिट, तो x में कितना हुआ 10x। हमने y यूनिट किसका लिया, फूड बी का। 1 यूनिट बी में कितना है, फूड बी में 25 यूनिट, तो y में हो गया 25y। तो टोटल अमाउंट कितनी बन गई है आपके पास में, 10x प्लस 25। तो इतना कार्बोहाइड्रेट आपके इस मिक्सचर में आ गया, आपकी डाइट में आ गया। लेकिन ये हमारी क्या है, रिक्वायरमेंट होती है, कम से कम आवश्यकता जो होती है वो मिनिमम होती है, जैसे क्वेश्चन में दिया भी है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब जो हमने कंज्यूम किया है ये कम से कम इतना होना चाहिए। इससे ज़्यादा तो हो लेकिन इससे कम आपको काम नहीं चलेगा। तो इसका मतलब हुआ कि 10x प्लस 25y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4000। यहाँ पर साइन क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि ये हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट दी गई है, इससे कम नहीं लेना हमको, इससे ज़्यादा ले सकते हैं। इसी तरह से फैट में भी, फैट की भी कंडीशन क्या बनती है आपके पास में, 20x प्लस 10y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 500। क्योंकि 500 भी क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं लिखा है, दैट इज टू कंटेन एटलीस्ट 4000 यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 500 यूनिट्स ऑफ फैट एंड 300 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। तो देयरफॉर ये आपकी बन जाती है 20x प्लस 10y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 500। सिमिलरली प्रोटीन के लिए जो कंस्टेंट बनती है वो आपकी है 15x प्लस 20y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 300। सिमिलरली आप देख सकते हैं, 1 यूनिट ऑफ फूड ए में प्रोटीन 15 है, हमने कितना लिया है x यूनिट, तो ये बन जाएगा 15x और ये बन जाएगा आपके पास में प्लस 20y, टोटल हो जाएगा 15x प्लस 20y। और ये हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो ये बन जाएगा 15x प्लस 20y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 300। सो इस तरह से हम अपनी LPP बना सकते हैं और इस LPP को आप देख सकते हैं
ये क्या आती है, हमारा कोस्ट फंक्शन, ये टेबल आप एक और देख सकते हैं, इस टेबल के अकॉर्डिंग आप इसको चेक कर सकते हैं। हमारा कोस्ट फंक्शन बनता है z इज इक्वल टू, जैसा कि मैंने समझाया, 2x प्लस 4y एंड इसके बाद आती है आपकी कार्बोहाइड्रेट कंस्टेंट, जो कंज्यूम्ड हुआ कार्बोहाइड्रेट्स हमारा हुआ 10x प्लस 25y, और जो हमारे पास में रिक्वायरमेंट थी कार्बोहाइड्रेट की, मिनिमम रिक्वायरमेंट, वो 4000 थी। तो कंडीशन बनी आपके पास में 10x प्लस 25y इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 4000। सिमिलरली फैट कंस्टेंट कंज्यूम्ड कितना हुआ फैट हमारा 20x प्लस 10y, और रिक्वायरमेंट ऑफ फैट कितनी थी 500 यूनिट। सो कंडीशन क्या बनती है आपके पास में 20x प्लस 10y इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 500, क्योंकि ये जो कंज्यूम है ये रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होना चाहिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी, इससे ज़्यादा ही हो, इसके इक्वल हो या इससे ज़्यादा हो, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। इसी तरह से प्रोटीन कंस्टेंट आपकी बनती है आपके पास में, प्रोटीन जो कंज्यूम्ड हुआ आपके पास में, प्रोटीन के कॉलम से आप देख सकते हैं x यूनिट ऑफ फूड ए और y यूनिट ऑफ फूड बी लेने के बाद जो कंज्यूम होता है वो है 15x प्लस 20y, और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन है वो कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 300 यूनिट, जो प्रोटीन के कॉलम में नीचे आप देख सकते हैं। और तो कंडीशन क्या बनती है आपके पास में 15x प्लस 20y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 300। इस तरह से हमारा ये कोस्ट फंक्शन हो गया, और ये हमारी क्या हो गई, ये कंडीशंस हो गई। तो एलपीपी इसकी बन जाती है, द एलपीपी ऑफ द गिवन प्रॉब्लम इज मिनिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस 4y। चूँकि हमारी कोस्ट है, हमारा एक्सपेंडिचर है, तो इसको हम क्या करना चाहेंगे, मिनिमाइज करना चाहेंगे सब्जेक्ट टू द गिवन कंस्ट्रेंट। हम कंस्ट्रेंट लिख देते हैं सब्जेक्ट टू में, और अपना क्या ऐड कर देते हैं बाद में, नॉन नेगेटिविटी, और ये बन जाती है हमारी इस प्रॉब्लम की लीनियर प्रोग्रामिंग। Now we take this example that is actually different from all the example we have explained, and the process to solve it is also different from there. A city hospital has the following minimal daily requirements for the nurses. एक सिटी हॉस्पिटल है, इस सिटी हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल आपका 24 घंटे काम करता है, तो 24 घंटे को यहाँ पर देखिए 6 पीरियड में तोड़ा गया है, 4-4 घंटे के 6 पीरियड यहाँ पे बनाए गए। सुबह 6 बजे से 10 बजे पहला पीरियड है, 10 बजे से 2 बजे दूसरा पीरियड है, 2 बजे से 6 बजे शाम को तीसरा पीरियड है, शाम को 6 बजे से रात को 10 बजे तक चौथा पीरियड है, एंड 10 बजे से रात को सुबह 2 बजे तक आपका 5th पीरियड आता है, और सुबह 2 बजे से सुबह 6 बजे तक फिर 6th पीरियड। तो इस तरह से ये 24 घंटे को 6 पीरियड में तोड़ा गया है, और हर एक पीरियड में आपकी मिनिमम नंबर ऑफ नर्सेज रिक्वायर्ड जो हैं वो डिफरेंट है। जैसे कि पहले पीरियड में मिनिमम नंबर कितने नर्स होनी चाहिए आपकी 2, और दूसरे पीरियड में 7, तीसरे पीरियड में 15, फोर्थ पीरियड में 20 एंड 6। तो ये आपको डाटा दिया हुआ है। अब देखिए नर्सेज रिपोर्ट टू द हॉस्पिटल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड एंड वर्क फॉर 8 कॉन्सिक्यूटिव आवर्स। देखो कोई भी नर्स जब हम अपॉइंट करेंगे तो वो रिपोर्ट करेगी किसी भी पीरियड के स्टार्टिंग में। हम नर्स को रखेंगे, मान लीजिए हमने कुछ नर्स रखी फर्स्ट पीरियड में, तो वो नर्स कब रिपोर्ट करेगी 6 AM पर, तो ये गिवन है। और एंड ये काम करेगी कॉन्सिक्यूटिव 8 आवर्स तक, लगातार 8 घंटे तक काम करेगी। तो इसका मतलब हुआ कि जो नर्स जिस पीरियड में रखी जाती है वो उस पीरियड में और उससे नेक्स्ट पीरियड में, क्योंकि एक पीरियड 4 घंटे का है और कोई भी नर्स 8 घंटे काम करेगी, तो वो उस पीरियड में काम करेगी और उससे अगले पीरियड के एंड तक काम करेगी। तो इस तरह से वो एक्टिव रहेगी अपने इनिशियल पीरियड में और उससे नेक्स्ट पीरियड में। तो इस तरह से 8 घंटे काम करेगी और फिर वो उसको लीव करेगी, छोड़ देगी हॉस्पिटल को। आइए आगे देखते हैं। द हॉस्पिटल वांट्स टू डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ नर्सेज अवेलेबल फॉर ईच पीरियड, फॉर्मुलेट दिस एज अ एलपीपी बाय सेटिंग अप एप्रोप्रिएट कंस्ट्रेंट एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ देखिए ये डिफरेंट है, ना ही यहाँ पर किसी का प्रॉफिट दिया ना ही किसी की कॉस्ट दी। तो यहाँ पर करना क्या है, आखिर क्या है यहाँ पर कॉस्ट क्या है। इन्होंने कहा है कि द हॉस्पिटल वांट्स टू डिटरमाइन, हॉस्पिटल चाहता है निकालना क्या, द मिनिमम नंबर ऑफ नर्सेज अवेलेबल फॉर ईच पीरियड, कि ये जो हर एक पीरियड के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ नर्सेज है ये रिक्वायरमेंट भी पूरी हो, और हॉस्पिटल चाहता है कि हर एक पीरियड में मैं कम से कम कितनी नर्स रखूं कि मेरी ये रिक्वायरमेंट जो है वो फिलफिल हो जाए। तो आइए इसको हम करते हैं। यहाँ पर क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनता है और क्या डिसीजन वेरिएबल है। यहाँ में डिसीजन लेना है कि मुझे फर्स्ट पीरियड में कितनी आपकी नर्सेज
अपॉइंट करनी है, रिक्रूट करनी है, सेकंड पीरियड में कितनी नर्सेज रिपोर्ट करानी है, थर्ड पीरियड में कितनी नर्सेज रिपोर्ट करानी है, फोर्थ पीरियड में कितनी नर्सेज रिपोर्ट करें, फिफ्थ में कितनी रिपोर्ट करें, सिक्स्थ में कितनी रिपोर्ट करें। हर पीरियड में मुझे कुछ नर्सेज को एलोकेट कर देना है, और इस तरह से एलोकेट करना है कि टोटल नंबर ऑफ नर्सेज जो बनी वो उनकी संख्या क्या हो जाए, मिनिमम, क्योंकि वो जितनी कम होगी कि मेरी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए और वो टोटल नंबर ऑफ नर्सेज भी क्या हो जाए, मिनिमम, तो मेरा एक्सपेंस भी कितना होगा, मिनिमम होगा। तो इस तरह से यहाँ आप आइए, तो यहाँ डिसीजन वेरिएबल क्या बनता है आपके पास में, नंबर ऑफ नर्सेज रिपोर्टिंग एट ईच पीरियड, दैट इज फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड और फोर्थ पीरियड। तो डिसीजन वेरिएबल क्या बना, नंबर ऑफ नर्सेज रिपोर्टिंग इन ईच पीरियड 1 2 3 4 5 एंड 6। हमें डिसीजन इसी में लेना है कि कितनी नर्स जो है फर्स्ट पीरियड में रिपोर्ट करेगी, कितनी सेकंड पीरियड में, कितनी थर्ड पीरियड में, एंड सो ऑन। तो हम यहाँ मान लेते हैं, आइए अब इसको कैसे करते हैं, देखिए हम मान लेते हैं लेट x1 x2 x3 x4 x5 x6, ये डिसीजन वेरिएबल बन गए आपके। हमने मान लिया कि x1 x2 x3 x4 x5 x6 बी द नंबर ऑफ नर्सेज रिपोर्टिंग इन द पीरियड 1 2 3 4 5 6 रेस्पेक्टिवली। x1 नर्स जो है वो रिपोर्ट करती है फर्स्ट पीरियड में, फर्स्ट पीरियड में मीन्स 6 AM पर, और वो काम कितना करेगी, 8 आवर्स। तो आइए x1 नर्सेज ने रिपोर्ट कब किया, फर्स्ट पीरियड के स्टार्टिंग में, यानी कि 6 AM पर, और उसने काम कब तक किया, कब तक एक्टिव रही वो, 2 PM तक, क्योंकि 8 घंटे काम करना है उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से x1 नर्सेज फर्स्ट पीरियड में भी रही है और वही x1 नर्सेज सेकंड पीरियड में भी रही है। अब आपने x2 नर्सेज जो है रिपोर्ट के, x2 नर्सेज और भी एक्स्ट्रा आ गई और उन्होंने कब रिपोर्ट किया, सेकंड पीरियड में। इसका मतलब वो किस समय रिपोर्ट किया, 10 बजे, और वो काम कब तक करेगी आपकी, थर्ड पीरियड के लास्ट तक, क्योंकि 8 घंटे काम करना है उनको। तो वो यहाँ से स्टार्ट किया उन्होंने और कब तक रहे वो, यहाँ तक, यानी कि 6 PM तक। तो यहाँ सुबह 10 बजे से शाम को 6 PM तक। तो इस तरह से आपके पास में उन्होंने 8 घंटे काम किया। इसी तरह से x3 नर्सेज आ गई, x3 नर्सेज थर्ड पीरियड की स्टार्टिंग में आ गई और वो कब तक काम करेंगे, फोर्थ पीरियड के लास्ट तक, 8 घंटे काम किया। इसी तरह से x4 नर्सेज आ गई, वो फोर्थ पीरियड के स्टार्टिंग में आई और वो कब तक रही, आपकी फिफ्थ पीरियड के लास्ट तक। इसी तरह से x5 नर्सेज फिफ्थ पीरियड के स्टार्टिंग में आई और वो कब तक रही, x6 यानी कि 6th पीरियड के लास्ट तक, एंड सो ऑन। x6 नर्सेज जो आई वो कब आई, 6th पीरियड में। देखिए अब यहाँ पर, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, x6 नर्स आई 2 AM पर, यानी कि सुबह 2 बजे, 6th पीरियड के स्टार्टिंग, और वो 8 घंटे लगातार काम करेगी। तो 2 बजे से सुबह 6 बजे तक, और सुबह 6 बजे से फिर सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक। तो इस तरह से वो नर्सिस कौन कौन से पीरियड में काम करेगी, 6th पीरियड में और फर्स्ट पीरियड में, क्योंकि फर्स्ट पीरियड अगले दिन फिर सुबह शुरू हो जाएगा, सुबह 6 बजे से। तो इस तरह से नर्सिस का जो है यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया गया है। अब टोटल नंबर ऑफ नर्सिस क्या हो गई, वो हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो हमारी कॉस्ट हो गई आपके पास में। टोटल नंबर ऑफ नर्सिस क्या होगी, हमारी कॉस्ट हो गई, हमारा खर्च हो गया। तो वो क्या बना, Z इज इक्वल टू, और कंडीशन क्या बनती है, आइए सबसे पहली कंस्ट्रेंट हम सेकंड पीरियड की लेते हैं। सेकंड पीरियड में जो टोटल नंबर ऑफ नर्सिस काम कर रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर है x1 प्लस x2। x1 नर्सिस जो x1 फर्स्ट पीरियड की नर्सिस थी, लगातार 8 घंटे काम करना था, तो वो सेकंड पीरियड में भी कर रही थी x1, और x2 नर्सिस जो इसके सेकंड पीरियड के स्टार्टिंग में आ गई। तो इस समय हॉस्पिटल में टोटल नर्स कितनी एक्टिव थी, अवेलेबल थी, x1 प्लस x2 ये एक्टिव थी, जबकि इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 7 मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो ये जो नंबर ऑफ नर्सिस है जो इस समय एक्टिव है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए 7 से, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है 7 की। इसी तरह से आप देखते हैं थर्ड पीरियड में, पीरियड थर्ड में टोटल जो नर्सिस है वो कितनी हुई आपके पास में एक्टिव, x2 प्लस x3, और इसमें मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट है 15 की, तो दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 15। ऐसे ही फोर्थ पीरियड में आप देख सकते हैं, फोर्थ पीरियड में एक्टिव कितनी है, x3 प्लस x4, और टोटल नर्स हो गई x3 प्लस x4 ये पीरियड 4 में, और रिक्वायरमेंट कितनी है 8, तो ये बन गई आपके पास में दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। तो इस तरह से आप ये फोर्थ पीरियड की कंस्ट्रेंट बन गई। इसी तरह से आपकी फिफ्थ पीरियड में आप देख सकते हैं, फिफ्थ पीरियड में टोटल जो एक्टिव नर्सिस है x4 प्लस x5, एंड रिक्वायरमेंट कितनी है 20, आप देख सकते हो 20, तो x4 प्लस x5 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 20।
एंड ये हो गया पीरियड सिक्स पीरियड में आप देखते हैं यहाँ पर एक्टिव है x5 प्लस x6, तो टोटल नंबर ऑफ नर्सेज कितनी हो गई इस पीरियड में जो एक्टिव है हॉस्पिटल में, x5 प्लस x6, एंड द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 6, so this should be greater than or equal to 6. And now we come in first period. In first period the active number of nurses are x6 these and x1 these, so therefore the total number of nurses are x6 plus x1, and the minimum requirement is given to be 2, so that should be greater than or equal to 2. So now this is our objective function, this is our cost, and we have to minimize our cost subject to these conditions. Therefore we get the following LPP. Minimize z is equal to x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 plus x6 subject to all the conditions, all the constraints of सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड एंड सेवन्थ पीरियड। ये हमने सब कंस्ट्रेंट लिख दी अपनी, जो सभी कंस्ट्रेंट हमने अभी निकाली थी। देखिए ये सब कंस्ट्रेंट, ये आपका कोस्ट फंक्शन, इसको मिनिमाइज किया और ये सब हमने यहाँ पर कंस्ट्रेंट अपनी इसके साथ में राइट डाउन किया इनको। एंड लास्ट में हम क्या ऐड कर देते हैं, नॉन नेगेटिविटी, जो बताता है कि ऑल द डिसीजन वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव, and thus we get the LPP of our this problem. So this problem was actually different from all the problem of example 1, 2 and 3. Then but we have made this LPP I think very easily. So the main thing is in formulating the IPP is that first of all read the LPP very read the problem very carefully and find out the decision variables, and then take the necessary action, write down the constraints and then write down the LPP. So that was about the formulation of LPP. So in this video I have explained you that what is a linear programming problem, its part, and about the background of linear programming problem and how can we formulate the linear programming problem. Now you can do the questions related to formulation of linear programming problem, and after that in our next LPP series part 2 I will explain you about the graphical method which can be used to solve LPP. तो इसमें आप यही कर सकते हैं एंड देन आप इसके क्वेश्चन कर सकते हैं, फॉर्मुलेशन कर सकते हैं. दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.